उस रात अकेली ही घर में सोई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पति का जॉब नाइट का हो गया था। मैं अपने पति को याद कर रही थी। तभी मेरे ससुर जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं उन्हें देखकर चौंक पड़ी। तभी मेरे ससुर धीरे धीरे, दोस्तों, मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग के सपोर्ट से मेरी यूट्यूब फैमिली 1000 हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक से बढ़कर एक कहानी रोज लाते रहूंगी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाती हूँ। पर दोस्तों, अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके मेरा सपोर्ट कर दीजिए। चलिए सुनाती हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग कहानी। सुहानी रात थी। चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। कमरे में मन प्रकाश फैला हुआ था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। दिव्या बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बस एक अजीब सा ख्याल बार बार दिमाग में घूम रहा था। उसे अपने ससुर की बातों का याद आ रहा था। तुम्हारा साथ पाकर मैं एक बार फिर से जिंदगी जीने लगा हूँ। ये शब्द बार बार उसकी सोच में गूंज रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह केवल एक सहज भाव था या इसके पीछे कोई गहरी भावना छुपी थी। वह जानती थी कि उसके ससुर एक आदर्शवादी इंसान थे, लेकिन उनका व्यवहार पिछले कुछ दिनों से कुछ बदला सा लग रहा था। कभी अचानक उसकी ओर देखना, कभी बिना वजह पास आकर बैठना। फिर एक दिन जब वह अकेली थी, उसके ससुर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दिव्या, तुम मेरे जीवन की एक नई उम्मीद हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस वाक्य का क्या मतलब था। क्या यह केवल एक ससुर की अपनी बहू के प्रति स्नेह का इजहार था या फिर इसके पीछे कोई और भावना थी। दिव्या के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह जानती थी कि यह स्थिति बहुत ही नाजुक थी। एक तरफ वह अपने ससुर का आदर करती थी, दूसरी ओर वह अपने पति विक्रम को बहुत प्यार करती थी, जो अभी व्यापार के सिलसिले में बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। वह सोच रही थी कि अगर वह विक्रम को यह सब बताएगी तो वह क्या सोचेगा। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसकी आंखों में वही सवाल थे। उसे लगा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जब वह किचन में काम कर रही थी, उसके ससुर आकर उसके पास खड़े हो गए और धीरे से कहा, दिव्या, तुमने मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए हैं। दिव्या चौंक कर पीछे मुड़ी। उसने अपने ससुर की आंखों में कुछ अजीब सा देखा। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। दिव्या का मन अब और भी ज्यादा अशांत हो गया था। वह हर पल अपने ससुर की बातों को याद कर रही थी। सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या है। क्या वह अपने ही मन में कुछ ज्यादा सोच रही है या फिर उसके ससुर की नजरों में वाकई कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह चाहती थी कि किसी से बात करे, परंतु वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। वह अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके घर वाले इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। अगले दिन सुबह जब वह नाश्ता बना रही थी, उसके ससुर फिर से किचन में आ गए। उन्होंने कहा, दिव्या, तुम्हारी हाथों की बनी चाय पीने का मन कर रहा है। दिव्या ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा, अभी लाती हूँ। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चाय बनाई और उनके सामने रख दी। जब वह जाने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, दिव्या, तुम्हें पता है, तुम्हारी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश है जो मुझे जीने की उम्मीद देती है। दिव्या का चेहरा लाल हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से कहा, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके ससुर ने हल्के से हंसते हुए कहा, दिव्या, जीवन में कई बार हमें अपने से जुड़ी भावनाओं का एहसास देर से होता है, और जब होता है तब हमें समझ में आता है कि जीवन में कुछ रिश्ते समय से परे होते हैं। यह सुनकर दिव्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लग रहा था कि उसके ससुर उसके साथ किसी तरह का संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, आप मेरी सासू माँ को बहुत याद करते हैं ना। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दिव्या, लेकिन अब तुम मेरे जीवन में वह खालीपन भर रही हो
दिव्या अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं आपकी बहू हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसके ससुर ने बीच में ही कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमसे बात करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। दिव्या वहां से निकल आई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे संभाले। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने सोचा कि विक्रम को फोन कर सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि वह एक ऐसी उलझन में फंस गई है जहां कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा। वह सोच रही थी कि क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके ससुर दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, दिव्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो? दिव्या ने धीरे से दरवाजा खोला और कहा, नहीं पापा, बस थोड़ा परेशान हूँ। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत समझदार हो दिव्या, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ पाओगी। वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। वह अपने जीवन में इस अजीब मोड़ पर खड़ी थी, जहां उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके दिल में एक तूफान था, लेकिन वह जानती थी कि उसे खुद को संभालना होगा। दिव्या अब पूरी तरह से उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उसने तय किया कि वह अपने ससुर से दूरी बनाएगी, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। घर में रहते हुए हर दिन, हर पल उनसे सामना होता था। अगले दिन जब वह काम कर रही थी, उसके ससुर ने उसे बुलाया। दिव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दिव्या का दिल धड़कने लगा। वह चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, जी पापा, कहिए। उसके ससुर ने धीरे से कहा, दिव्या, मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी हो। दिव्या ने कहा, पापा, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन उसके ससुर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोले, देखो दिव्या, तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते। दिव्या ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय खुद को काम में व्यस्त कर लिया। लेकिन उसके ससुर उसके करीब आ गए और धीमी आवाज में कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में या चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। दिव्या ने नजरें झुका लीं। उसके ससुर ने कहा, देखो दिव्या, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बदल गया है। तुम मुझे समझती हो, मेरा ख्याल रखती हो, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। दिव्या ने उनकी बात सुनकर कहा, पापा, मैं आपकी बहू हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता जो इन मर्यादाओं से परे हो। उसके ससुर ने एक गहरी सांस ली और कहा, दिव्या, मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत अकेलापन सहा है, और अब जब तुम मेरे पास हो, मैं खुद को खुश महसूस करता हूँ। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह विक्रम को सब कुछ बता देगी, लेकिन वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। अगर उसने विक्रम को बताया, तो परिवार में एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। दिव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें कुछ सीमाओं का पालन करना होगा, ताकि परिवार में कोई गलतफहमी न हो। उसके ससुर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दिव्या, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। दिव्या ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। वह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक वह अपने ससुर से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसके ससुर ने उसे कई बार पास बुलाने की कोशिश की। वह हर बार एक बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसके ससुर उसके कमरे में आ गए। दिव्या चौंक गई। उसने कहा, पापा, आप यहाँ क्यों आए? उसके ससुर ने कहा, दिव्या,
मैं तुमसे एक आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। दिव्या ने कहा, पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन उसके ससुर ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, दिव्या, मेरी बात सुनो। दिव्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके ससुर ने उसे जोर से पकड़ लिया। दिव्या घबरा गई। उसने अपने ससुर को धक्का दिया और भागकर बाहर चली गई। वह सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने फैसला किया कि अब वह और चुप नहीं रहेगी। वह विक्रम को सब कुछ बता देगी, चाहे उसके बाद जो भी हो। वह फोन उठाकर विक्रम का नंबर मिलाने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और फोन मिलाया। विक्रम ने फोन उठाया। हेलो दिव्या, सब ठीक है? दिव्या की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, विक्रम, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। विक्रम ने चिंता से कहा, क्या हुआ? दिव्या ने कहा, विक्रम, यह बात फोन पर नहीं हो सकती। तुम घर जल्दी आ सकते हो? विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस से निकलता हूँ। तुम चिंता मत करो। दिव्या ने फोन रखा और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब यह एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसा फैसला जो उसके पूरे जीवन को बदल सकता है। विक्रम के घर लौटने का इंतजार करते हुए दिव्या ने मन ही मन खुद को तैयार किया। चाहे जो भी हो, अब वह सच्चाई का सामना करेगी। वह सोच रही थी कि क्या विक्रम उसकी बात समझेगा, या फिर यह खुलासा उनके रिश्ते में एक और तूफान खड़ा कर देगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और उसी बीच विक्रम की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोला और देखा, विक्रम तेजी से उसकी ओर आ रहा था। विक्रम अंदर आया और दिव्या की घबराहट भरी आंखों को देखकर तुरंत समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने कहा, दिव्या, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दिव्या ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, यह बहुत जरूरी है। विक्रम ने उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों थे। हाँ दिव्या, बताओ, क्या बात है? दिव्या ने खुद को थोड़ा संयत किया और बोली, विक्रम, पिछले कुछ समय से मैं बहुत परेशान हूँ, और इसका कारण तुम्हारे पापा है। विक्रम ने चौंक कर कहा, मेरे पापा? ऐसा क्या किया उन्होंने? दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वो मेरे साथ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे डर लग रहा है। विक्रम की आंखें सख्त हो गईं। उसने कहा, दिव्या, साफ साफ बताओ, पापा ने ऐसा क्या किया है? दिव्या ने खुद को संभाला और सब कुछ विस्तार से बताया। वह रो पड़ी और बोली, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तुमसे यह सब कहना भी बहुत मुश्किल था। विक्रम ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दिव्या ने कहा, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि परिवार में कोई विवाद न खड़ा हो जाए। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और दुहख दोनों थे। दिव्या, तुमने सही किया कि मुझे बताया। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मैं अभी पापा से बात करूंगा। वह तुरंत अपने पापा के कमरे की ओर बढ़ा। दिव्या पीछे से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। विक्रम, रुक जाओ, प्लीज शांत रहो। लेकिन विक्रम का गुस्सा अब चरम पर था। वह अपने पापा के कमरे में दाखिल हुआ और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, पापा, मुझे आपसे बात करनी है, अभी। उसके पापा ने उठते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? विक्रम ने कड़े स्वर में कहा, आपने दिव्या के साथ जो किया, वह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके पापा ने थोड़ी घबराहट में कहा, विक्रम, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। विक्रम ने गुस्से में कहा, दिव्या झूठ नहीं बोल रही है। पापा, आपने उसे असहज महसूस कराया, और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उसके पापा ने बचाव में कहा, विक्रम, मैं सिर्फ उसे समझाना चाहता था। उसे अकेला महसूस हो रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। विक्रम ने गुस्से में कहा, यह सब कहना आसान है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप क्या कर रहे थे। अगर आपने फिर से ऐसा किया, तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। उसके पापा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा, आपसे सिर्फ एक अनुरोध है, दिव्या से दूर रहें।
दिव्या ने दरवाजे के पास खड़े होकर सब कुछ सुना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक राहत भी थी कि विक्रम ने उसका साथ दिया। उसने सोचा कि अब शायद चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। विक्रम अपने पापा के कमरे से बाहर आया और दिव्या के पास आकर उसे गले से लगा लिया। दिव्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ में अकेला छोड़ दिया। दिव्या ने उसके गले लगते हुए कहा, नहीं विक्रम, तुम्हारे साथ होने से मुझे अब कोई डर नहीं। विक्रम ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दिव्या, और अब हम दोनों मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। दिव्या ने सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि प्यार और सच्चाई के बल पर वे दोनों किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या यह अंत था, या कहानी में अभी भी कुछ अनकही बातें बाकी थीं? आगे के दिनों में विक्रम और दिव्या ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया, लेकिन घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। विक्रम के पापा ने खुद को घर के बाकी लोगों से अलग कर लिया था। दिव्या को समझ में आ रहा था कि एक संघर्ष ने अभी एक नया मोड़ लिया है और उसे अभी और संघर्ष करना होगा। आखिरकार उसने सोचा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब भी बहुत कुछ बाकी है। शायद समय के साथ हर घाव भर जाए और प्यार की जीत हो। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। विक्रम के पापा का व्यवहार भी बदल चुका था। वे अधिकतर समय अपने कमरे में बंद रहते और परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं करते थे। विक्रम और दिव्या को भी समझ नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति को कैसे संभालें। दिव्या ने कई बार कोशिश की कि वह विक्रम के पापा से बात करे, लेकिन हर बार उन्होंने उसे टाल दिया। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और देखा कि वे अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरा अवसाद और अकेलापन साफ झलक रहा था। दिव्या ने धीरे से कहा, पापा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उनके पापा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ, आ जाओ। दिव्या ने धीमे कदमों से अंदर जाकर कहा, पापा, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें थकी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, कहिए दिव्या। दिव्या ने अपनी आवाज को नरम रखते हुए कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी इच्छा सिर्फ यही है कि इस घर का माहौल पहले जैसा खुशहाल हो जाए। उनके पापा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, दिव्या, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात मत करो। दिव्या ने हार न मानते हुए कहा, पापा, आप मुझसे या विक्रम से नाराज होकर खुद को और हमें दुखी कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि शायद मैंने आपको गलत समझा होगा, लेकिन हम सभी परिवार हैं और हमें साथ रहना चाहिए। उनके पापा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि घर में इस तरह का तनाव हो, लेकिन मेरी भी कुछ भावनाएं हैं जिन्हें शायद कोई नहीं समझता। दिव्या ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पापा, हम आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी हमें समझिए। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से एक परिवार की तरह साथ रहें। उनके पापा की आंखों में कुछ नरमी आई। उन्होंने कहा, दिव्या, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी शायद गलती का एहसास हुआ है। पर दिव्या ने तुरंत कहा, पापा, गलती किससे नहीं होती? हम सब इंसान हैं। हमें माफ करना और एक दूसरे को समझना आना चाहिए। उनके पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा, और खुद को भी। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अगर आप चाहें तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। हम सब फिर से खुश रह सकते हैं। उन्होंने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो दिव्या, मैं कोशिश करूंगा। दिव्या ने खुशी खुशी कहा, धन्यवाद पापा, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से विक्रम के पापा का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने दिव्या से बात करने की कोशिश की और विक्रम से भी अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, जो दिव्या के दिल में खटक रही थी। वह जानना चाहती थी कि इस सब के पीछे असली कारण क्या था। एक दिन उसने विक्रम से कहा, विक्रम, क्या तुमने कभी सोचा है कि पापा का ऐसा व्यवहार क्यों था? विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दिव्या,
मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। दिव्या ने कहा, शायद हमें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हमें थोड़ा समय देना चाहिए। दिव्या ने कहा, ठीक है, लेकिन हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उनके पास रहना होगा। विक्रम ने उसकी बात मान ली। वे दोनों मिलकर अब एक नई शुरुआत करने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। इस बीच दिव्या ने महसूस किया कि उसे अपनी सास से भी बात करनी चाहिए, ताकि घर में सब कुछ सामान्य हो सके। दिव्या ने अपनी सास के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उसकी सास अक्सर अपने कमरे में अकेली रहती थी। उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। दिव्या जानती थी कि उन्हें समझने के लिए उसे उनके करीब जाना होगा। उसने दरवाजा खटखटाया। सास ने धीरे से कहा, कौन है? दिव्या ने जवाब दिया, मैं हूँ, माँ। सास ने दरवाजा खोला और दिव्या को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। दिव्या ने कमरे में दाखिल होते ही महसूस किया कि कमरे का माहौल बोझिल था। दीवारों पर उनकी पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें वह अपने पति के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थी। दिव्या ने उन तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, आप इन तस्वीरों में कितनी खुश लग रही हैं। सास की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वो समय अलग था दिव्या, तब सब कुछ ठीक था, सब खुश थे। दिव्या ने उनके पास बैठते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि कुछ चीजें बदल जाती हैं, लेकिन क्या हम उन खुशियों को वापस नहीं ला सकते? सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दिव्या, मैं हमेशा से चाहती थी कि इस घर में सब खुश रहें, लेकिन कभी-कभी हालात हमारे काबू में नहीं होते। दिव्या ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, तो शायद हम इन हालात को बदल सकते हैं। पापा भी अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सास ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटी, पर मेरे दिल में एक डर है, जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। दिव्या ने धीरे से पूछा, कैसा डर, माँ? सास ने अपनी आवाज में दर्द को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे डर है कि अगर मैंने फिर से सब पर भरोसा किया और फिर से वही सब दोहराया गया, तो शायद मैं टूट जाऊंगी। दिव्या ने उनका हाथ थामते हुए कहा, माँ, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, और हम सब मिलकर इस डर को दूर करेंगे। सास की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की चमक आई। उन्होंने कहा, अगर तुम कहती हो, तो मैं भी कोशिश करूंगी। दिव्या ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। माँ, उस दिन के बाद से दिव्या ने अपनी सास के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्हें हंसाने की कोशिश की, उनके साथ रसोई में खाना बनाया, और धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। विक्रम ने भी अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। वह अक्सर उनके साथ बैठता, उनके अनुभवों को सुनता और उन्हें समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे परिवार के बीच की दूरियां कम होने लगी। घर का माहौल फिर से खुशनुमा होने लगा। एक दिन जब पूरा परिवार साथ बैठा था, दिव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, माँ, क्या हम एक बार फिर से उस पुराने मंदिर चलें, जहां हम सबने पहली बार साथ में पूजा की थी? विक्रम के पापा ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें वो याद है? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, वो हमारी पहली पूजा थी, जिसमें हम सब साथ थे, और वो दिन बहुत खास था। सभी ने इस विचार पर सहमति जताई। वे सब मिलकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। मंदिर पहुंचने पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सभी ने मिलकर पूजा की और एक नई शुरुआत की कामना की। मंदिर के बाहर निकलते वक्त विक्रम के पापा ने दिव्या से कहा, दिव्या, मुझे आज समझ में आया कि तुम इस घर की असली शक्ति हो। तुमने हम सबको फिर से जोड़ दिया। दिव्या ने नम्रता से कहा, पापा, परिवार की खुशियों के लिए कुछ भी करना मेरा सौभाग्य है। उस दिन के बाद से घर में सब कुछ बदल गया। विक्रम और दिव्या का रिश्ता और भी गहरा हो गया, और परिवार के बीच की सभी कड़वाहटें मिठास में बदल गईं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 की है और मैं भुवनेश्वर में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे जीवन की सच्ची कहानी है।
ये कहानी आज से 3 साल पहले की है। मैं कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इंतजार कर रहा था। परीक्षा कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई थी। परीक्षा के बाद मैं घर में ही खाली बैठा रहता था। एक दिन घर पर मेरी छोटी बुआ आई। मेरी बुआ बहुत दिनों के बाद हमारे घर आई थी। साथ में उनके बच्चे भी थे। बुआ को एक लड़का और एक लड़की थी। वो दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे। बुआ की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। वो 28 साल के करीब की रही होंगी। घर पर मम्मी से मिलकर वो मुझसे भी गले मिली। फिर बुआ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आर्यन, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। मैंने बुआ की बात का जवाब देते हुए कहा, बुआ, अब छोटा ही रहूंगा क्या? मेरी बात पर बुआ मुस्कराने लगी। फिर वो फ्रेश होकर मेरी माँ के साथ बातों में लग गए। मुझे उस दिन मेरे दोस्त की बहन की शादी में जाना था। तैयार होकर मैंने माँ से कहा कि मैं शादी में जा रहा हूँ। माँ ने मुझे टाइम से घर वापस आने के लिए कह दिया। मैं घर से निकल गया। शादी में जाकर देखा तो मेरे बाकी दोस्त भी आए हुए थे। महफिल पूरी सजी हुई थी। फिर हमारी मस्ती चालू हो गई और मस्ती करते करते रात के 2 बज गए। सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत पड़ रही थी। तभी माँ का फोन आया और वो मुझे घर आने के लिए कहने लगी। माँ ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि पिताजी भी घर पर नहीं हैं और वो दोनों मेरा ही इंतजार कर रहे थे। माँ ने मुझे जल्दी घर पहुंचने के लिए कह दिया। बुआ भी अभी तक सोई नहीं थी और वो लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक लेकर निकल पड़ा। 25 किलोमीटर का सफर था। रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था। बाइक पर बैठे हुए मेरे दांत कंपा रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो पूरा कांप रहा था। मैंने घर के बाहर पहुंचकर बुआ को फोन किया। बुआ ने आकर दरवाजा खोला और मैं जल्दी से अंदर घुस गया। अंदर जाकर मैं सीधा अपने रूम में चला गया। मैंने जूते निकाले और कंबल उठाकर उसमें दुबक गया। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। बुआ को शायद मेरी हालत का अंदाजा हो गया था। वो कुछ मिनट के बाद मेरे कमरे में आई तो मैं कांप रहा था। वो कहने लगी, आर्यन, तू तो सर्दी से कांप रहा है। रुक, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर बुआ रसोई में चली गई मेरे लिए चाय बनाने के लिए। तब तक मैं कंबल की गर्मी लेकर थोड़ा गर्म हो चुका था। मैं अपने फोन में रील देखने लगा। थोड़ी देर में बुआ चाय लेकर आई। बुआ ने चाय का कप मेरे हाथ में थमाया और पास ही बैठ गई। मैंने दोनों हाथों से कप को पकड़ लिया। गर्माहट मिलते ही थोड़ा सुकून महसूस हुआ। बुआ मुस्कुराते हुए बोली, अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है। कोई लड़की वड़की पसंद है क्या? मैं थोड़ा हंसते हुए बोला, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। बुआ, पहले पढ़ाई पूरी कर लूं फिर सोचेंगे। बुआ ने शरारती अंदाज में कहा, अरे, पढ़ाई के साथ साथ दिल लगाना भी जरूरी होता है, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। मैं थोड़ा शर्माते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है बुआ, अभी तक तो कोई मिली ही नहीं जो दिल को भा जाए। बुआ ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, चल झूठ मत बोल, तेरी हंसी बता रही है कि कुछ तो है। बता न, कौन है वो? मैंने धीरे से जवाब दिया, बस एक दोस्त है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। बुआ ने मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा, दोस्ती से आगे बढ़ाने का कोई प्लान है या यूं ही टाइम पास कर रहा है? मैंने थोड़ा संजीदा होकर कहा, नहीं बुआ, टाइम पास वाली बात नहीं है, पर अभी फोकस पढ़ाई पर है। बुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, अच्छी बात है, पर अगर कोई पसंद हो तो उसे वक्त देना भी जरूरी होता है। फिर हम दोनों चाय पीते पीते देर तक बात करते रहे। बुआ अपने कॉलेज टाइम की बातें सुनाने लगी कि कैसे उनके भी दोस्त हुआ करते थे और कैसे समय के साथ सब बदल जाता है। मुझे उनकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा था। चाय खत्म होने के बाद बुआ ने कहा, अब सो जा, सुबह देर से उठेगा तो मम्मी डांटेगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बुआ अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद मैं कंबल में दुबक गया। ठंड अब भी थी, लेकिन चाय पीने के बाद शरीर में थोड़ी गर्मी आ गई थी। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगीं और मैं गहरी नींद में सो गया। फिर अगली सुबह मम्मी की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। वो किचन में कुछ बना रही थी, साथ ही बुआ से बातें भी कर रही थी।
हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा, कंबल अब भी मेरे ऊपर था। तभी बुआ कमरे में आई और बोली, चल उठ, कितनी देर तक सोएगा? मम्मी कब से तुझे आवाज दे रही हैं। मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा, बस अभी उठा बुआ। फिर मैं बाथरूम जाकर फ्रेश हुआ और बाहर आया तो देखा कि मम्मी और बुआ साथ में चाय पी रही थी। मम्मी ने मुझे देखते ही कहा, आजा, तेरा भी कप रखा है, पी ले। मैं भी उनके पास बैठकर चाय पीने लगा। घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। बुआ के बच्चे खेल रहे थे, पापा अभी तक नहीं लौटे थे और मम्मी सुबह की सफाई और खाना बनाने में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा, आर्यन, मुझे तेरी नानी के यहाँ जाना है, वहाँ कुछ जरूरी काम है, मैं दोपहर तक लौट आऊंगी। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आप आराम से जाओ। बुआ ने भी कहा, हाँ भाभी, आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ हूं ना। मम्मी तैयार होकर घर से निकल गई और अब घर में मैं, बुआ और उनके बच्चे थे। बुआ किचन में कुछ बनाने चली गई और मैं अपने फोन में लग गया। कुछ देर बाद बुआ किचन से बाहर आई और बोली, आर्यन, नाश्ता लग गया है, आकर खा ले। मैंने फोन रखते हुए कहा, हाँ, आता हूँ बुआ। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था, गर्म पराठे, दही और अचार। मैं और बुआ साथ बैठकर खाने लगे। उनके बच्चे भी पास ही बैठकर खेल रहे थे। वैसे कल रात की बात अभी भी दिमाग में घूम रही है, बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सी बात? अरे वही, तेरी गर्लफ्रेंड वाली, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। मैं थोड़ा झेम गया और बोला, अरे बुआ, वो तो बस ऐसे ही, अभी कुछ नहीं है सीरियस। ऐसा है क्या? बुआ ने शरारती अंदाज में कहा, देख, मैं तेरी दोस्त जैसी ही हूँ, मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। अगर सच में कोई है तो बेझिझक बता सकता है। मैंने हल्के हंसते हुए कहा, अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर होगा तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। बुआ मुस्कुराई, यही बात है, अब ठीक है। हम खाना खा ही रहे थे कि तभी बुआ की बेटी रोने लगी। शायद उसे नींद आ रही थी। बुआ उसे गोद में उठाकर झुलाने लगी और मैं अपना नाश्ता खत्म करने लगा। कुछ ही देर में बुआ की बेटी सो गई और बुआ ने उसे कमरे में सुला दिया। फिर वो वापस आई और मेरे सामने बैठकर बोली, चल, अब तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? भुवनेश्वर में सब ठीक चल रहा है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बुआ, सब अच्छा चल रहा है, बस एग्जाम्स की टेंशन रहती है। बुआ ने समझाते हुए कहा, देख, टेंशन मत लिया कर, जितना हो सके प्लान करके पढ़ाई कर। और हाँ, सेहत का भी ख्याल रखना। वहाँ हॉस्टल में टाइम से खाना खाता है या नहीं? हाँ बुआ, खा लेता हूँ, लेकिन घर जैसा खाना कहाँ मिलता है? मैंने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, घर का खाना तो अलग ही होता है। बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, चल, आज मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ, क्या खाएगा? जो आप बना दें, बुआ, मैंने उत्साहित होकर कहा। बुआ हंस दी और किचन में चली गई और मैं ड्राइंग रूम में बैठकर मोबाइल में रील देखने लगा। थोड़ी देर में घर से हल्के मसालों की खुशबू आने लगी। बुआ सच में कुछ स्पेशल बना रही थी। करीब 1 घंटे बाद उन्होंने आवाज लगाई, आर्यन, खाना लग गया है, आजा। मैं झट से उठा और डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। बुआ ने आलू गोभी की सब्जी, दाल, चावल और गर्म गर्म रोटियां बनाई थीं। खाने की खुशबू से ही भूख बढ़ गई थी। वाह बुआ, मजा आ गया, मैंने थाली की तरफ देखते हुए कहा। बुआ हंस दी, अभी खा, फिर बता कैसा लगा। हम दोनों खाना खाने लगे। जैसे जैसे मैं खाता गया, मुझे अपने हॉस्टल के खाने की याद आ गई। वहाँ न ऐसा स्वाद होता था, न घर जैसी गर्माहट। मैंने बुआ से कहा, आपका बनाया खाना खाकर तो मुझे भुवनेश्वर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बुआ मुस्कुराई, तो फिर रुक जा कुछ दिन, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। नहीं बुआ, कॉलेज छोड़कर कैसे रुक सकता हूँ, मैंने हल्के अफसोस से कहा। बुआ ने गहरी सांस ली, हाँ, समझ सकती हूँ। जब मैं शादी के बाद पहली बार मायके आई थी, यही तो फीलिंग थी। लेकिन क्या करें,
जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। फिर हम खाना खाते खाते अपनी पुरानी यादों में खो गए। बुआ ने बताया कि जब वो छोटी थी तब वो भी मेरी मम्मी के साथ इसी तरह बैठकर बातें करती थी। समय कितना बदल गया ना आर्यन। बचपन में हम सब साथ खेलते थे, अब बस फोन पर ही बातें होती है। बुआ ने हल्की उदासी से कहा। हाँ बुआ, लेकिन कुछ रिश्ते वैसे ही रहते हैं, भले ही हम दूर चले जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही कहा तूने। फिर जैसे ही हमने खाना खत्म किया, मम्मी का फोन आया। मैं जल्दी से फोन उठाया। हाँ मम्मी, पहुंच गई? मम्मी की आवाज आई। हाँ बेटा, मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन शायद मुझे थोड़ी देर और लगेगी। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ मम्मी। बुआ के हाथ का खाना खाकर मजा आ गया। मम्मी हंस पड़ी। अच्छा, तो अब बुआ ज्यादा प्यारी हो गई, मैंने मजाकिया अंदाज में कहा। मम्मी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं जब निकलूंगी तो बता दूंगी। फोन कटने के बाद बुआ ने कहा, चल अब थोड़ा आराम कर ले, फिर शाम को बाहर टहलने चलते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। लेटते ही मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। करीब 3 घंटे की नींद के बाद मेरी आँख खुली। बाहर से बुआ के बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। मैं उठकर बैठा और कमरे की खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढलने लगा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने एक लंबी अंगड़ाई ली और कमरे से बाहर आया। बुआ हॉल में बैठी चाय पी रही थी। मुझे देखते ही बोली, अच्छा, साहब जाग गए, नींद पूरी हुई? मैं हंसते हुए बोला, हाँ बुआ, घर की नींद ही अलग होती है। चल, फिर हाथ मुंह धो ले, मैं अभी चाय बना देती हूँ। मैं बाथरूम जाकर फ्रेश हुआ और लौट कर आया। तब तक बुआ ने मेरे लिए भी चाय बना दी थी। हम दोनों हॉल में बैठकर चाय पीने लगे। तो क्या कहते हो, बाहर टहलने चले? बुआ ने पूछा। हाँ, चले ना, वैसे भी शाम की ताज़ी हवा लेने का मजा ही अलग है, मैंने जवाब दिया। बुआ ने अपने बेटे को भी तैयार किया, जबकि उनकी बेटी अब भी सो रही थी। चलो, ज्यादा दूर नहीं चलते, बस गली के मोड़ तक और वापस आ जाएंगे। फिर हम दोनों घर से बाहर निकले। ठंडी हवा लगते ही शरीर में एक ताजगी सी महसूस हुई। सड़क पर कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे और गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर कुछ बुजुर्ग बैठे गपशप कर रहे थे। हम धीरे धीरे चलते हुए बातें कर रहे थे। बुआ ने कहा, भुवनेश्वर की भाग दौड़ में तुझे शायद ऐसी शामें कम ही नसीब होती होंगी। बिल्कुल सही पकड़ा बुआ, मैंने हंसते हुए कहा। भुवनेश्वर में हर कोई भाग रहा होता है, किसी के पास फुर्सत ही नहीं होती कि बस यूं ही बेफिक्री से टहला जाए। बुआ ने सिर हिलाया। जिंदगी अजीब होती है, जब हम छोटे होते हैं तो बस बड़े होने की जल्दी रहती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो मासूमियत और फुर्सत ढूंढते हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। सच कह रही हो बुआ, कभी कभी तो लगता है कि बचपन सबसे खूबसूरत समय था। बुआ हल्का मुस्कुराई। तेरी मम्मी भी यही कहती है, जब हम दोनों बचपन में साथ खेलते थे। अब हम बातें करते करते सड़क के दूसरे छोर तक पहुंच गए थे। हम दोनों वापस मुड़े और धीरे धीरे चलते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। बुआ के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी और मैं भी खुद को हल्का महसूस कर रहा था। घर लौटने के कुछ देर बाद हम सब फिर से अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए। बुआ अपने बच्चों को संभाल रही थी। तभी अचानक मम्मी का फोन आया। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। आर्यन, बेटा, मैं आज रात नानी के यहाँ ही रुकने वाली हूँ। यहाँ कुछ जरूरी काम बाकी रह गया है और इतनी रात को अकेले लौटना सही नहीं लगेगा। मैंने हल्की हैरानी से पूछा, अच्छा, तो पापा कब तक आएंगे? पापा को आने में अभी 1-4 दिन और लग सकते हैं, इसलिए आज रात तुम और बुआ ही घर पर रहोगे। मम्मी की आवाज में हल्की चिंता थी। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो,
मैं और बुआ सब संभालेंगे। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया। बुआ भी पास ही खड़ी थी। मैंने जब उन्हें बताया कि मम्मी आज रात घर नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। बुआ ने रात का खाना बना लिया था। सिंपल दाल, चावल और आलू की सब्जी। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। तो आर्यन, कल क्या प्लान है? तू यहाँ कितने दिन रुकेगा? बुआ ने पूछा। अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन तो नहीं रुक सकता। वापस भुवनेश्वर जाकर पढ़ाई भी करनी है। बुआ हल्का मुस्कुराई। समझ सकती हूँ, लेकिन जितना समय यहाँ अच्छे से बिता लेना। मम्मी पापा को भी तेरा साथ कम ही मिलता है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। रात के करीब 12 बज चुके थे। बुआ के बच्चे सो चुके थे और पूरा घर एकदम शांत था। मैं अपने फोन में लगा हुआ था। तभी बुआ ने कमरे में झांककर कहा, आर्यन, नींद नहीं आ रही क्या? अभी नहीं बुआ, बस ऐसे ही फोन देख रहा था। अच्छा, तो चल थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी इतने दिनों बाद तुझसे खुलकर बातें करने का मौका मिला है। बुआ किचन में गई और 2 कप दूध ले आई। हम दोनों हॉल में बैठकर धीरे धीरे दूध पीने लगे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और माहौल बहुत शांत था। तो भुवनेश्वर की लड़कियां कैसी होती हैं? बुआ ने अचानक मजाकिया अंदाज में पूछा। मैं हंस पड़ा। अरे बुआ, लड़कियां तो हर जगह एक जैसी होती है, फर्क तो इंसान की सोच का होता है। बुआ भी हंस दी। बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन सुना है वहां दोस्ती जल्दी बनती है और जल्दी टूट भी जाती है। मैंने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, हाँ, ये तो सही बात है। वहां हर कोई अपने करियर और लाइफ में इतना बिजी है कि किसी के पास रिश्तों को गहराई से निभाने का समय ही नहीं होता। बुआ ने धीरे से सिर हिलाया। समय के साथ चीजें बदल जाती है आर्यन। जब मैं कॉलेज में थी, तब दोस्ती और रिश्तों की अहमियत अलग थी। अब सब कुछ इंस्टेंट हो गया है। इंस्टेंट प्यार, इंस्टेंट ब्रेकअप, इंस्टेंट दोस्ती। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। सच में, आजकल हर चीज इतनी तेज हो गई है कि लोग टिककर किसी चीज को जी ही नहीं पाते। रात गहराती जा रही थी, लेकिन हमारी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और घर के अंदर भी ठंड बढ़ गई थी। मैं और बुआ अब भी बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक मुझे हल्की कंपकंपी महसूस होने लगी। अरे आर्यन, तुझे ठंड तो नहीं लग रही? बुआ ने चिंता से पूछा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बुआ, बस हल्का अजीब सा लग रहा है। मुझे लगा कि शायद ठंडी हवा लग गई है, लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत और खराब होने लगी। शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी और हल्का सिर भारी लगने लगा। बुआ ने गौर किया कि मेरा चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया है। उन्होंने तुरंत उठकर मेरे माथे पर हाथ रखा और बोली, आर्यन, तेरा माथा तो हल्का गर्म लग रहा है, कहीं बुखार तो नहीं आ रहा? मैंने धीमे स्वर में कहा, शायद हाँ बुआ, थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। बुआ घबराई नहीं, बल्कि तुरंत किचन की तरफ गई और गर्म पानी लेकर आई। चल, पहले ये पी ले, फिर तुझे दवाई भी दे देती हूँ। मैंने धीरे धीरे गर्म पानी पिया, जिससे थोड़ा आराम महसूस हुआ। बुआ ने अलमारी से एक दवा निकाली और दी। ये ले, ये बुखार की दवा है, मम्मी ने पहले से रखी हुई थी। ले ले, नहीं तो रात को ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने दवा ली और बिस्तर पर लेट गया। बुआ ने मुझे एक और कंबल ओढ़ा दिया और कहा, आराम से लेट जा, मैं यहीं बैठी हूँ। कोई जरूरत हो तो बस बोल देना। दवाई लेने के कुछ देर बाद मुझे हल्की नींद आने लगी, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह सो नहीं पाया था। हल्की रोशनी में मैंने देखा
कि बुआ अब भी पास बैठी थी। वो बार बार मेरी ओर देख रही थी, जैसे मेरी तबीयत की निगरानी कर रही हों। मैंने धीरे से कहा, बुआ, आप भी सो जाइए ना, आप भी तो थक गई होंगी। बुआ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, तुझे देखे बिना कैसे सो जाऊं? तू ठीक रहेगा, तभी मैं चैन से सो पाऊंगी। उनकी बातों में माँ जैसी ममता थी। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस हल्का मुस्कुरा दिया। लेकिन बुआ की आंखों में भी अब थकान साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद शायद उन्हें भी एहसास हुआ कि वो भी काफी थक चुकी है। उन्होंने तकिया ठीक किया और बोली, ठीक है, मैं यहीं तेरे पास बैठकर थोड़ी देर आंखें बंद कर लेती हूँ। लेकिन अगर कुछ भी लगे तो मुझे तुरंत उठा देना। मैंने हल्की आवाज में कहा, ठीक है बुआ। बुआ ने वही बिस्तर पर एक तरफ तकिया रखा और धीरे धीरे लेट गई। कुछ ही देर में उनकी आंखें भी बंद होने लगी। शायद पूरे दिन की थकान और मेरी देखभाल की चिंता ने उन्हें भी थका दिया था। रात गहरी होती जा रही थी। पूरे घर में बस घड़ी की हल्की टिक टिक की आवाज आ रही थी। बुआ मेरे पास लेटी थी। उनकी सांसों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। इससे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे कोई अपना पास हो। कुछ ही देर में मैं भी नींद में डूब गया। उस रात न कोई बेचैनी थी, न कोई अकेलापन, बस बुआ का वही अपनापन और देखभाल का एहसास था, जो मुझे एक माँ जैसी ही शांति दे रहा था। रात जैसे तैसे गुजर गई। दवाई का असर हुआ था, जिससे बुखार थोड़ा कम हो गया था, लेकिन शरीर अभी भी थोड़ा भारी लग रहा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली तो देखा कि बुआ अभी भी मेरे पास ही सो रही थी। उनका एक हाथ मेरे बिस्तर पर था। शायद रात में मेरी तबीयत देखते देखते ही वहीं सो गई थी। चेहरे पर हल्की थकान झलक रही थी। मुझे याद आया कि उन्होंने रात भर मेरी देखभाल की थी और खुद ठीक से आराम भी नहीं किया था। मैंने धीरे से हिलते हुए उठने की कोशिश की ताकि उन्हें परेशान न करूं, लेकिन मेरी हलचल से बुआ की नींद खुल गई। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और तुरंत मेरी तरफ देखा। कैसा लग रहा है अब? बुआ ने चिंता भरी आवाज में पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है बुआ, बुखार भी कम लग रहा है। बुआ ने हाथ बढ़ाकर मेरे माथे को छुआ और राहत की सांस ली। हाँ, अब बुखार उतरा हुआ लग रहा है, लेकिन तू एकदम ठीक हुआ नहीं है, आराम कर ले। मैंने धीरे से कहा, बुआ, आप भी तो रात भर जागी थी, आपको भी तो आराम करना चाहिए। बुआ हल्का हंसी और बोली, अरे, माँ जैसी हूँ तेरी, तुझे ठीक देखकर ही आराम मिलेगा। ये कहकर बुआ उठकर किचन की तरफ चली गईं और मेरे लिए हल्का गर्म पानी और चाय बना लाई। उन्होंने मुझे चाय देते हुए कहा, इसे पी ले, शरीर को गर्मी मिलेगी, और नाश्ते में कुछ हल्का बना देती हूँ। मैंने चाय का एक घूंट लिया और महसूस किया कि सच में शरीर को राहत मिल रही थी। मैंने बुआ की तरफ देखा और हल्के अंदाज में कहा, बुआ, आपको भी आराम करना चाहिए, आप भी बैठकर चाय पी लो। बुआ मुस्कुराई और बोली, अच्छा बाबा, तेरी जिद के आगे हार गई, मैं भी चाय पी लेती हूँ। हम दोनों चाय पीते पीते सुबह की हल्की फुल्की बातें करने लगे। वो एक सामान्य सुबह थी, लेकिन उस सुबह में एक अलग ही अपनापन था। ऐसा लग रहा था जैसे बुआ के रूप में मुझे माँ की गैर मौजूदगी में वही प्यार और देखभाल मिल रही थी। थोड़ी देर बाद बुआ ने हल्का दलिया और फल काटकर प्लेट में रखे और कहा, ले, पहले ये खा ले, फिर आराम कर लेना। मैंने मुस्कुराकर कहा, बुआ, आप बहुत अच्छी हो। बुआ हंस पड़ी और बोली, अच्छा अच्छा, अब तारीफ करना बंद कर, और धीरे धीरे नाश्ता करने लगा। सुबह का नाश्ता करने के बाद
मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। बुआ अब भी मेरे पास ही बैठी थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं पूरा नाश्ता कर लूं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बुआ ने दरवाजा खोला तो देखा कि मम्मी आ चुकी थी। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। आर्यन, तू ठीक है ना? मम्मी ने आते ही घबराए हुए स्वर में पूछा। मैंने कहा कि हाँ मम्मी, रात को थोड़ा बुखार आ गया था, लेकिन अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। मम्मी ने तुरंत पास आकर मेरे माथे पर हाथ रखा, फिर मेरी हथेलियां पकड़कर कहा, मुझे पता होता कि तेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं कभी वहां नहीं रुकती। मम्मी के चेहरे पर अब भी चिंता थी। उन्होंने मेरे माथे पर दोबारा हाथ रखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बुआ से पूछा, कल रात क्या हुआ था? इसे अचानक बुखार कैसे आ गया? बुआ ने पानी का गिलास मम्मी की ओर बढ़ाते हुए कहा, भाभी, रात में आर्यन को अचानक ठंड लगने लगी थी। जब मैंने इसे देखा तो इसका माथा गर्म था, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने इसे दवा दे दी थी और रात भर इसका ख्याल रखा। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और हल्का नाराज होते हुए बोली, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही थी तो बता सकता था ना? मैंने धीरे से कहा, मम्मी, आप पहले ही नानी के यहाँ बिजी थी। अगर आपको बता देता तो आप और परेशान हो जाती। और फिर बुआ तो थी ही मेरा ख्याल रखने के लिए। मम्मी ने गहरी सांस लेते हुए बुआ की तरफ देखा और थोड़ा भावुक होकर बोली, शीतल, सच कहूं तो तूने जो किया वो मैं भी नहीं कर पाती। अगर यहाँ होती, पूरी रात इसे संभालना तेरा बहुत एहसान रहेगा। बुआ हल्का मुस्कुराई और बोली, भाभी, इसमें एहसान कैसा? ये मेरा भी तो बच्चा है। और वैसे भी जब तू मेरे बच्चों के लिए कुछ करती है तब क्या तू एहसान गिनाती है? मम्मी की आंखों में हल्की नमी आ गई। उन्होंने बुआ का हाथ पकड़कर कहा, सच में नंद हो तो तेरी जैसी। मैं ये सब देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। माँ और बुआ के इस रिश्ते में जो अपनापन था वो किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल था। फिर मम्मी ने धीरे से पूछा, अच्छा, रात भर तू बैठी रही थी इसके पास? बुआ ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, जब तक बुखार थोड़ा कम नहीं हुआ तब तक बैठी थी। फिर मैंने भी यहीं सोने का सोचा, ताकि अगर इसे कुछ भी महसूस हो तो तुरंत देख सकूं। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तू कितना नसीब वाला है आर्यन, जो तुझे तेरी माँ जैसी बुआ मिली है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मम्मी, अगर बुआ न होती तो पता नहीं रात कैसे कटती। बुआ ने प्यार से मेरा कंधा थपथपाया और बोली, चल चल, अब ज्यादा इमोशनल मत कर। अब तू ठीक है, बस आराम कर और जल्दी ठीक हो जा। मम्मी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और आज से इस घर में कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। मैं खुद से देख कर रखूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए मम्मी की तरफ देखा और मन ही मन शुक्रगुजार था कि मेरे पास माँ और बुआ जैसी दो ममता भरी शख्सियतें थीं, जो मुझे इतना प्यार और देखभाल दे रही थी। ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।